नमस्ते सतावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 76 शुरू करने के लिए वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ हाथ मिलाया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स को तैयार करना है, जिससे कि नौसेना रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति के एक नए युग की शुरुआत करेगी। एमडीएल के निदेशक ने कहा कि प्रोजेक्ट 76 भारतीय नौसेना की एक दूरदर्शी पहल है, जो कि 12 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल डीजल सबमरीन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। हर पनडुब्बी में स्वदेशी इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस होगा। दोस्तों, ये पनडुब्बियां न केवल स्थानीय रूप से डिजाइन की जाएंगी, बल्कि इसमें स्वदेशी कंपोनेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होंगे। और प्रोजेक्ट 76 में दोस्तों टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का एक समावेश होगा, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बियों की क्षमताओं और प्रदर्शन में और वृद्धि होगी। एमडीएल और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के बीच सहयोग 2028 तक इन नई पनडुब्बियों के लिए एक मजबूत डिजाइन तैयार करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट अपडेट भी भारतीय नौसेना को लेकर ही आ रही है। भारतीय नौसेना को मार्च 2024 में आखिरी कलवरी क्लास की पनडुब्बी मिलने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अपनी छठी और अंतिम यानी कि लास्ट कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके समुद्री परीक्षण पहले से ही चल रहे हैं। वागशीर को मार्च 2024 तक भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है। आपको मैं बता दूं कि कलवरी क्लास की जो पनडुब्बियां हैं वो भारत की समुद्री रक्षा रणनीति की आधारशिला भी बन चुकी हैं और इन्हें माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और फ्रांस की नेवल ग्रुप के बीच सहयोगात्मक प्रयास के तहत तैयार किया गया है। ये पनडुब्बियां तकनीकी रूप से काफी एडवांस है, जो कि भारत की जियोपॉलिटिक्स लेवल पर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। कलवरी क्लास की 5 पनडुब्बियां पहली भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि एक बार ये परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो वागशीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे देश की समुद्री क्षमताओं में एक नया आयाम भी जुड़ जाएगा। इसकी अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत हथियार और रणनीतिक डिजाइन इसे भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में एक दुर्जय संपत्ति बना देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर अब अपग्रेडेड हेरॉन मार्क 2 को डिप्लॉय कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को उत्तरी क्षेत्र में फॉरवर्ड एरिया बेस पर तैनात किया है। आपको बता दें कि ये जो अपग्रेडेड हेरॉन मार्क 2 है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला है, जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों और कई अन्य हथियारों से भी लैस है। हेरॉन मार्क 2 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये फाइटर जेट्स की भी मदद करते हैं। ये अपने टारगेट पर लेजर लाइट डालते हैं, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट टारगेट को पहचान कर उस पर सटीक निशाना साध सकते हैं। और हेरॉन मार्क 2 पुराने वाले वर्जन से काफी बेहतर है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता पर काम कर रही है, जिसके तहत 70 हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जा रहा है। उनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक और जरूरत के हिसाब से हथियार भी ऐड किए जाएंगे। जल्द ही भारत अमेरिका से भी 31 पीडिएटर ड्रोन्स भी लेने वाला है और इन ड्रोन्स में भी हथियार और कई तरीके के सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। इनमें से 15 इंडियन नेवी को मिलेंगे और 8 ड्रोन्स एयरफोर्स और आर्मी को मिलेंगे। अपग्रेडेड हेरॉन मार्क 2 ये ड्रोन 36 घंटों तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक वेपन्स भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन के लिए भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना ने 2021 में 73 यानी कि 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिया था, जिसकी अनुमानित कीमत 47,000 करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है कि इसकी डिलीवरी 2024 से शुरू हो जाएगी और 2028 तक ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी। HAL अब एक नए फेज के तहत प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है, ताकि उन्हें 50 यानी कि 50 अतिरिक्त यूनिट्स का ऑर्डर मिले तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का। कुछ खबरें ये भी आई है कि 2024 के अंत तक ये ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने लद्दाख में LAC पर सुरक्षा और निगरानी को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए सीमा पर एक और एयरबेस पर काम शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि 13,000 फीट से अधिक ऊंचा ये नया एयरबेस लद्दाख में निगरानी बढ़ाने के लिए फाइटर जेट्स और नए रडार और एडवांस ड्रोन को संचालित कर सकता है। इस एयरबेस को इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि चाइना की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि LAC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर न्योमा एयरबेस पर काम शुरू हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही काम की समीक्षा करने और इसकी शुरुआत करने के लिए न्योमा का भी दौरा कर सकते हैं। ये लद्दाख में तीसरा एयरबेस होगा जहां से फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जा सकेंगे। दोस्तों, अब तक लेह और थोइस ऐसे बेस है जिनके पास की क्षमता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत ने LAC पर सैनिकों को तेजी से डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। भारतीय वायुसेना के द्वारा 68,000 से अधिक सैनिकों और लगभग 90 टैंकों और अन्य हथियार प्रणालियों को देश भर से पूर्वी लद्दाख में पहुंचाया था। इस बारे में रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच 15 जून 2020 में हुई गंभीर सैन्य झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट, लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन्स तैयार स्थिति में रखने के अलावा दुश्मनों के जमावड़ों पर 24 घंटे निगरानी तथा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने Su-30 MKI जागवार इस क्षेत्र में तैनात किए हैं। और इंडियन एयरफोर्स की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ी है और भारतीय वायुसेना ने कम समय में हथियारों को फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया। यही नहीं, कुछ सूत्रों ने बताया कि तनाव के चलते भारतीय वायुसेना ने चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में रिमोट ऑपरेटेड विमान भी तैनात किए थे। आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया और अपने सभी मिशन लक्ष्यों को भी पूरा किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट के बारे में कहा जा रहा है कि अब इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है वैश्विक स्तर पर। एक समय ऐसा था कि फ्रांस को ग्राहक ढूंढने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट की डील का ऐलान किया, उसके बाद इस फाइटर जेट की डिमांड वैश्विक स्तर पर बढ़ गई। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन को राफेल को इंडोनेशिया के तौर पर 8वां खरीदार मिल चुका है और इंडोनेशिया ने 18 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। और यह ऑर्डर दोस्तों पहले दिए गए 42 राफेल फाइटर जेट से अलग है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुरू में फ्रांस राफेल फाइटर जेट के खरीदार को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। कतर और मिस्र की तरफ से कुछ ऑर्डर जरूर मिले थे। वजह यह भी थी कि इसकी कीमत ज्यादा थी। वहीं फ्रांस की नौसेना और वायुसेना के अलावा इस फाइटर जेट को मिस्र, कतर, भारत, ग्रीस, क्रोएशिया और UAE के अलावा इंडोनेशिया भी राफेल जेट का यूजर बन चुका है। आपको मैं बता दूं कि UAE ने भी 80 राफेल फाइटर जेट के लिए एक ऐतिहासिक सौदे पर फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया, जैसे कि मैंने बताया, कि 42 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे चुका है। मिस्र ने 24 राफेल फाइटर खरीदे और 30 और लड़ाकू विमानों के लिए फॉलो ऑन ऑर्डर भी दिया था। भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा भारत ने राफेल मरीन के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बलूचिस्तान के ग्वादर में एक बड़ा हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने किया है। उन्होंने चीनी कंपनी के एक वाहन को निशाना बनाया। ग्वादर, आप सबको मालूम है कि ये वो जगह है जहां पर सीपेक के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये जो हमला किया गया उसका टारगेट चीनी काफिले को निशाना बनाना था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के ग्वादर में हमले में 4 चीनी नागरिक और 9 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। यानी कि दोस्तों, चाइना को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बलूच लोग जानते हैं कि कैसे उनके संसाधनों का दोहन चीन के द्वारा किया जा रहा है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि बलूच लिबरेशन आर्मी आने वाले समय में भी इनको नहीं छोड़ने वाली। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल तैयार कर लेगा अगले 5 सालों में और इस शिप के संबंध में प्रपोजल इस साल कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगा। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 2600 करोड़ रुपए होगी और भारत सरकार इसे देश में बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि भारत के 3 रिसर्च बेस स्टेशन हैं पोलर रीजन अंटार्कटिका में और इन पोलर वेसल से इन बेसिस को सस्टेन किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। साउथ अमेरिकन कंट्री गुयाना भारत के साथ अलग अलग डिफेंस सेक्टर में सहयोग करना चाहती है। हाल ही में गुयाना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने 2 डोनियर एयरक्राफ्ट जिन्हें HAL ने बनाया है उन्हें खरीदने पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि पेट्रोल वेसल, आर्म्ड व्हीकल्स, रडार सिस्टम और ड्रोन के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद पर भी बातचीत की है। फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।